हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स और आज के शो में हम बात करेंगे डीएसपी एमएससीआई इंडिया ईटीएफ एनएफओ पर। और इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर अनिल गहलानी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हेड पैसिव इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड से। अनिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और अगर हम डीएसपी एमएससीआई इंडिया ईटीएफ की बात करें तो ये रिसेंटली लॉन्च किया है डीएसपी म्यूचुअल फंड ने और ये रेप्लिकेट करेगा एमएससीआई इंडेक्स को। लेकिन किस तरीके का एक्सपोजर इसके थ्रू मिलेगा और क्या एडवांटेजेस हैं, कितना टाइम होराइजन एटलीस्ट आपको लेकर चलना है, इस सब पर हम बातचीत करते हैं। हालांकि बता दें कि जो सब्सक्रिप्शन इस फंड में हुआ वो 19 नवंबर तक हुआ है और ये ओपन हुआ था लगभग 12 नवंबर के आसपास। तो इसी की डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। अनिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट करंट मार्केट सिनेरियो में इस एनएफओ को लाने के पीछे का आपका लॉजिक क्या है, क्या अप्रोच है आपकी और क्या रेलेवेंस है करंट मार्केट सिचुएशन में, बताइए। देखिए दीपाली जी, मेरे हिसाब से अपन जब भी कोई पैसिव इन्वेस्टमेंट्स यानी कि ईटीएफ इंडेक्स फंड के बारे में बात करें तो सबसे पहले एक जो माइंड में आता है वो सबसे ओल्ड जो ओरिजिनल इंडेक्स जो अपन बोले ओजी इंडेक्स, तो लाइक 1992 93 वगैरह में एमएससीआई इंडिया इंडेक्स तभी बना हुआ था। एंड काफ़ी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे जो ग्लोबल निवेश करते थे वो एमएससीआई इंडिया इंडेक्स के ऊपर अपने फंड्स को ट्रैक करते थे और निवेश करते थे इंडिया मार्केट्स में। एक तरह से अपन कहें ना कि करंट सिचुएशन में पिछले करीब 12 से 15 महीने में हम देखें तो जो एफपीआई फ्लोज जो फॉरेन मनीज जो है वो काफ़ी हद तक आउटफ्लो दिखता है, मतलब काफ़ी पैसे बाहर गए हैं। तो यदि एक तरह से हम सोचे कि जब भी एक साइकिल वो टर्न होगी और फॉरेन निवेशकों को इंडिया में निवेश करने का इंटरेस्ट वापस इंक्रीज होगा और फॉरेन मनी इंक्रीज होगा इंडिया में आने, तो मेरे हिसाब से ये जो एक एमएससीआई इंडिया इंडेक्स है शायद वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रैकिंग इंडेक्स बन सकता है जिसके थ्रू निवेश बाजार से इंडिया में आएगा, ग्लोबल बाजार से इंडिया में आएगा। तो जिस तरह से अपन कहें ना कि कभी भी किसी मार्केट में देखना है तो फ्लोज को ट्रैक करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यदि फॉरेन फ्लोज आएंगे तो मेरे हिसाब से काफी हद तक एमएससीआई इंडिया के लिंक्ड जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह रहेंगे उसमें अपने को काफी एक चांस मिल सकता है फ्लोज आना। और एक तरह से कहें ना कि करंट सिचुएशन में यदि आपको एक अच्छा ब्लेंडेड पोर्टफोलियो चाहिए जिसमें थोड़े बहुत लार्ज कैप भी हो प्रीडोमिनेंटली और थोड़े बहुत मिड कैप्स के फ्लेवर भी आ जाए, तो एमएससीआई इंडिया इंडेक्स जो है वो उस तरह से एक अच्छा अपन कहें ना पावरफुल कॉम्बो है हो जाता है। थोड़ा लार्ज कैप प्रीडोमिनेंटली टिपिकली 80 to 85% लार्ज कैप्स रहते हैं उसमें और टिपिकली 15 से 20% मिड कैप, तो एक अच्छा कॉम्बो हो जाता है लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स का। ओके अच्छा, फॉरेन फ्लोज की आपने बात की अनिल जी। और डेफिनेटली जैसे आपने भी राइटली पॉइंट आउट किया कि जब फॉरेन फ्लोज लौटेंगे या इंडियन मार्केट्स की तरफ जब एक्सपोजर बढ़ेगा तो डेफिनेटली एमएससीआई इंडिया इंडेक्स जो है उसको बेनिफिट मिलेगा। बट जिस तरीके के फ्लोज रहे हैं, जिस तरीके से नदारद रहे हैं एफआईज इंडियन मार्केट से, क्या एक्सपेक्टेशंस, क्या एनालिसिस आपकी हैं एफआईज फ्लोज को लेकर टुवर्ड्स इंडियन मार्केट्स? देखिए दीपाली जी, एक साइकिल रहती है, मतलब जब भी एज अ ग्लोबल इन्वेस्टर जब भी कोई बाहर बैठ के निवेश कर रहे हैं तो उनको मल्टीपल मार्केट्स और मल्टीपल रिस्क एसेट्स मिलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक वे में निवेश करने के लिए। तो यदि हम पिछले कुछ साल का भी डेटा देखें, मान लीजिए कि पिछले 10-15 साल का अगर अपन डेटा देखें तो एक साइकिल्स रही है। तो जैसे अपन देखें कि 2018-19 में भी काफ़ी अपने आउटफ्लोज देखा और 2020 में जब भी पेंडेमिक का क्राइसिस आया तभी भी काफ़ी सारे आउटफ्लोज थे। फिर जो मार्केट कैचअप हुआ वो रैली में काफ़ी बड़ा अपने को फॉरेन मनी आता हुआ नजर आया। उसके कुछ समय बाद अभी रिसेंट अपन देखे कि 3 क्वार्टर्स 4 क्वार्टर्स मतलब 12 से 15 मंथ में अगेन अपन ने देखा है कि करीब अक्टूबर 2021 मतलब या 2022 के स्टार्टिंग से भी काफ़ी सारा पैसा निकलते आ रहा है। तो एक टाइम आएगा जब भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लगेगा कि यार शायद मैं ये बहुत बड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी है, एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इंडिया में निवेश करने का, जिसमें
शायद ऐसा हो सकता है कि हम अंडरवेट हो या हमारे पास एक्सपोजर ना हो, तो वो एक तरह से रिवर्सल जब भी आएगा, तो मैं समझता हूँ कि वो ऑलवेज एक साइकिल रहा है पास्ट में भी। तो एक डेटा पॉइंट मैं शेयर करना चाहूंगा दीपाली जी कि जी जो अपना इंडिया मार्केट है टोटल, उसमें कितना परसेंटेज ओनरशिप फॉरेन इन्वेस्टर्स एफपीआईज का है। तो हिस्टोरिकली वो अप्रोक्सीमेटली 20% के देयर अबाउट्स रहा है पिछले, आप मान लीजिए 10 साल का डेटा आप देख लीजिए, कभी 18 19, कभी 21 22 लाइक दैट वे। और अभी जो मोस्ट रिसेंट क्वार्टर का डेटा आया है, तो उसमें एफपीआई शेयर जो है अपने इंडिया मार्केट में, वो है सिर्फ 15.8, लगभग 16% जितना है। तो जो एक टिपिकली 20% जितना ओनरशिप रहता था और वो अभी सिर्फ 16% है, तो एक जाहिर सी बात है कि इंडिया मार्केट भी ग्रो हो रहा है, उसके साथ साथ उनका अगर स्टेक इंडिया मार्केट में कम हुआ है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, तो कुछ ना कुछ वक्त में शायद वो रिवर्सल होने का चांस नजर आता है। तो ये एक डेटा पॉइंट देख के ऐसा लग सकता है कि कुछ हद तक रिवर्सल होगा एफपीआई फ्लोज का इंडिया के इक्विटी मार्केट में, जो नो डाउट सिर्फ एमएससीआई इंडिया नहीं, पूरे इंडिया मार्केट में ये तो मैं देख रहा हूँ। तो ये एक तरह से रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी लग रहा है, जो 20 से 16 पे दिख रहा है परसेंटेज ऑफ ओनरशिप का। ओके अच्छा, एमएससीआई इंडिया इंडेक्स की अगर अब हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनको इस इंडेक्स के कॉम्पोजिशन के बारे में शायद मालूम नहीं होगा। आपने जैसे एक चीज़ तो क्लियरली इंडिकेट की अब तक के कॉन्वर्सेशन में कि प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप्स की तरफ झुकाव है 80-85% के आसपास, लेकिन अगर हम सेक्टोरल एलोकेशन समझें या स्टॉक एलोकेशन समझें तो वो किस तरीके का मिलेगा इन्वेस्टर को इस इंडेक्स के थ्रू? बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया। देखिए, एक कहे ना कि एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में एक खासियत यह है कि जो एमएससीआई एक ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर है, उनकी एक जिमी करके एक वो इंडेक्स मेथोडोलॉजी है, उसके हिसाब से ये शेयर्स को अपने इंडेक्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो एक फिक्स्ड नंबर या काउंट नहीं है, जैसे अपने काफी जो बेलवेदर इंडेक्स है, बाकी जो एग्जिस्टिंग, जिससे आपके व्यूअर्स वगैरह हमारे निवेशक बहुत ही वाकिफ होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी का एक निफ्टी 50 है या बीएससी का एक सेंसेक्स 30 है, तो अपने को पता है कि इसमें ऑलवेज एक फिक्स्ड नंबर होगा कि 50 स्टॉक होंगे या 30 स्टॉक रहेंगे। जबकि एमएससीआई इंडिया में वो नंबर ऑफ स्टॉक्स भी वेरी करते रहेंगे, राइट, उसके फॉर्मूला के हिसाब से। वो एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज हो गया। तो लेट्स से करंट सिचुएशन में हम देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 160 स्टॉक है उसमें, जिसमें कि अराउंड 85% लार्ज कैप है, 15-16% मिड कैप्स है। और उसमें जो डाइवर्सिफिकेशन देखे अपन, सेक्टर लेवल डाइवर्सिफिकेशन, तो वो मेरे हिसाब से बहुत पावरफुल है, जिससे कि लाइक लार्जेस्ट वेटेज जो हो जाता है टिपिकली करंट सिचुएशन में है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में, उसमें अप्रोक्सीमेटली 29 मतलब 29% जितना वेटेज है। जबकि लेट्स से कुछ जो अपने बड़े बेल वेदर इंडेक्सेस है बाकी के, जो उसमें लगभग 37-38%, कभी कभी 40% तक रहता है वेटेज एलोकेशन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में। और बाकी जो सेक्टर्स है, जैसे आईटी हो गया, जैसे एनर्जी हो गया, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हो गया, उन सब में भी काफी अच्छा प्रोपोर्शनेट वेटेज है। और दूसरा जो अपन कहे ना कि स्टॉक स्पेसिफिक भी डाइवर्सिफिकेशन, तो जैसे अपन टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज निकाले एमएससीआई इंडिया का, तो वो भी काफी हद तक कम है, अप्रोक्सीमेट 37-38% बैठता है टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज। जबकि अपन निफ्टी वगैरह का देखें तो करंट सिचुएशन में अराउंड 34-35% बैठता है। इन द पास्ट वी हैव सीन अप्रोक्सीमेटली अप टू लाइक 58-60% जितना चाहता है कभी कभी टॉप 10 स्टॉक्स का होल्डिंग। नाउ बहुत क्लियर बात है दीपाली जी के, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में भी कुछ समय ऐसे भी आ गया जब भी बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि रिटर्न उन स्टॉक में अच्छे चल रहे हैं तो अच्छा हो सकता है। बट एक थोड़ा प्रूडेंट वे में डाइवर्सिफिकेशन के मामले से अपन देखें तो एमएससीआई में थोड़ा ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि थोड़े ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स है, तो टॉप 10 में टिपिकली 37-38% जितना वेटेज का एलोकेशन रहा है। ओके ओके, फेयर इनफ। अच्छा, आपने बाकी इंडेक्स की भी बात की। अगर हम यूएसपी समझना चाहें इस डीएसपी के इस ईटीएफ के बारे में, क्योंकि ये एमएससीआई इंडिया इंडेक्स को ट्रैक करता है, उसको रेप्लिकेट करता है, अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स ईटीएफ से कंपैरिजन करें या बाकी जो और इंडेक्स फंड्स मार्केट में मौजूद हैं, क्या डिफरेंस मिलेगा? क्या जो आपने पॉइंट अभी हाईलाइट किया कि वहाँ पर सेट
नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं यहाँ पे वेरी करता है, सिर्फ एक यही डिफरेंस है या और भी डिफरेंस है इन अलग अलग इंडेक्स फंड्स के बीच में? देखिए, एक सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि इसमें अपने को एक मिड कैप फ्लेवर भी थोड़ा आ जाता है। हिस्टोरिकली हम डेटा देखें तो अप्रोक्सीमेटली 15 से 20% मिड कैप एक्सपोजर मिल जाता है। तो अपन कहें ना कि एक तरह से लार्ज कैप ओरिएंटेड हुआ, बट एक मिड कैप का फ्लेवर मिल गया, तो वो एक इम्पोर्टेंट अलग पॉइंट है। दूसरा ये पॉइंट है कि जैसे कि कोई भी निवेशक से बात करे तो बोले कि कैसे निवेश करना चाहिए, तो एक बहुत दो प्रिंसिपल बोलेंगे कि अच्छे स्टॉक्स सिलेक्ट करो और उसको वेल डाइवर्सिफाइड रखो अक्रॉस स्टॉक्स एंड सेक्टर्स। तो एक तरह से क्या ना, ये दो बेसिक प्रिंसिपल जो है निवेश करने के, वो इसमें मीट हो जाते हैं। और दूसरा जो मेरे हिसाब से, जैसे मैंने कहा कि जो ये एक MSCI का जो एक प्रोप्राइटरी उनका जो एक पॉलिसी है, जिसके हिसाब से वो स्टॉक सिलेक्ट होते हैं और जिसके हिसाब से उसके स्टॉक के वेटेजेस आते हैं, वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही यूनिक स्ट्रेटेजी है, यूनिक मेथोडोलॉजी है, जिसके हिसाब से हिस्टोरिकली अपन देखें तो इतने लार्ज स्केल के जो बड़े इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो इस इंडेक्स को फॉलो करते आ रहे हैं पिछले लगभग 3 दशक से, 1993 जैसे मैंने कहा तब से। तो वो मेरे ख्याल से एक उसका बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है कि फॉरेनर्स का भी इन्वेस्टमेंट के लिए जिस हिसाब से पोर्टफोलियो बना है, उसमें एक जो मेथोडोलॉजी जैसे कहा मैंने MSCI की है, और उसमें वो फॉरेन इंक्लूजन फैक्टर को भी इंक्लूड करके पोर्टफोलियो का वेटेज वगैरह डिसाइड होता है। तो ना कि सिर्फ फ्री फ्लोट मार्केट कैप और फुल मार्केट कैप का जो कॉम्बिनेशन, बट इसमें एक एक्स्ट्रा फॉरेन इंक्लूजन फैक्टर की ग्लोबल निवेशक कितना निवेश कर पाएंगे, तो ये 3 चीज का वो कॉम्बिनेशन बन के MSCI इंडिया इंडेक्स तैयार होता है। ओके, तो इंडियन इन्वेस्टर्स की तो बात हुई, लेकिन वो इन्वेस्टर्स जो कि ओवरसीज में हैं, NRIs हैं, ऑफशोर इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए भी एक एडवांटेज है इस तरीके के ETF में एक्सपोजर लेना, जो कि इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी पर बिलीव करते हैं, एक्सपोजर लेना चाहते हैं। थोड़ा सा अगर आप इस पॉइंट को भी इलैबोरेट कर सके कि क्या बेनिफिट्स NRIs को या फिर ऑफशोर इन्वेस्टर्स को मिलेंगे अगर वो इन्वेस्ट करते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से जैसे कोई NRI है और या कोई ऑफशोर निवेशक है जो शायद उनको अगर इंडिया में एक्सपोजर लेना है, मतलब सपोज उनकी होम कंट्री छोड़ के, तो ये कहे ना कि एक इजी वे में एक्सेस हो जाता है कि रादर देन, जैसे आपके काफी सारे शो में आप बात करते थे कि निवेशक के लिए कंफ्यूजन बहुत होता है कि कौन से मैनेजर को सिलेक्ट करो। कोई फंड मैनेजर कोई साइकिल में आउट परफॉर्म करते हैं, कोई फंड मैनेजर कोई साइकिल में करते हैं। एक ह्यूमन जजमेंट हमको समझना जरूरी होता है कि फंड मैनेजर का प्रोसेस और फ्रेमवर्क कैसा है। इसमें क्या है कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी वे है कि आपको इंडिया एक्सपोजर चाहिए, चलिए ये खरीद लीजिए। हाँ, और आप बोलेंगे कि अरे मैं तो ग्लोबल इन्वेस्टर हूँ, तो मेरे पास तो यहाँ का डोमिसाइल भी कोई एक आध 2-4 फंड है। यदि आप वो फंड सिलेक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है दीपाली जी, कि आपको नो डाउट इंडिया का एक्सपोजर तो मिल रहा है, लेकिन यदि वो फंड आउटसाइड ऑफ इंडिया बेस्ड है, तो जो अंडरलाइन जो 160 स्टॉक्स वगैरह जो अपन ने किए, उसमें से मान लीजिए डिविडेंड आता है, वो फंड जब भी उसका रीबैलेंस करता है तो सेलिंग वगैरह होता है या उसमें गेन्स बुक होते हैं, उन सब के ऊपर टैक्स इंसिडेंस लगते रहता है। जबकि यदि वो सेम फॉरेन इन्वेस्टर जो NRI वगैरह है, उन्होंने अगर इंडिया के ETF में निवेश किया हो, तो उनको वो सब रीबैलेंसेस के ऊपर, डिविडेंड्स के ऊपर वगैरह टैक्स का एक हद तक थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो एक कहे ना कि यदि आपको निवेश करना है इंडिया मार्केट में, तो इंडिया डोमिसाइल ETF ले लीजिए, थोड़ा बहुत टैक्स का भी बेनिफिट मिल जाएगा, थोड़ा बहुत ज्यादा ऑन ग्राउंड हम जैसे मैनेजर्स बैठे हैं ज्यादा इजीली ट्रैक कर सकते हैं इंडिया स्टॉक्स को, इंडिया मार्केट्स को। तो वो एक थोड़ा सटल बेनिफिट डेफिनेटली, यदि आप एक NRI निवेशक हो जो ये शो देख रहे हैं, तो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। ओके, चलिए, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें और बताई यहाँ पर अनिल जी ने। एक DSP म्यूचुअल फंड की जिन्होंने लॉन्च किया है MSCI इंडिया ETF फॉर डाइवर्सिफाइड मार्केट एक्सपोजर, और इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर अनिल गिलानी हमारे साथ ऑलरेडी बने हुए हैं। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा अनिल जी, अगर हम इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस की बात करें ओवर पास्ट ईयर्स, तो मैं कुछ डेटा पढ़ रही थी, काफ़ी स्टेलर परफॉर्मेंस रही है
14% के आसपास का CAGR रहा है, तो कैसे रहे हैं ओवरऑल रिटर्न्स और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए दीपाली जी, जहाँ तक रिटर्न्स का सवाल है तो डेफिनेटली हिस्टोरिकली यदि हम देखें तो बहुत ही स्टेलर रिटर्न्स आया है इन लाइन विद ब्रॉड इंडिया मार्केट। यदि हम देखें तो एक तरह से कहना कि ये एक इंडिया मार्केट ओवरऑल का अच्छा रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। और क्योंकि इसमें थोड़े लार्ज कैप भी है प्रीडोमिनेंटली, प्लस 15 to 20% मिड कैप है, तो अपन के ना एक अच्छा स्वीट कॉम्बिनेशन आ जाता है, थोड़ा मिड कैप्स का भी फ्लेवर मिल जाता है। तो रिटर्न्स प्रोफाइल जहाँ तक हम देखते हैं कि टिपिकली स्पीकिंग इक्विटी बाजार में निवेश करना है, थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लेके चले, तो यदि मैं 5 ईयर या 10 ईयर का व्यू देखता हूँ तो, और रोलिंग रिटर्न देखते हैं माइट बी ओवर द वेरी लॉन्ग हिस्ट्री 98 99 ऑनवर्ड्स, पिछले कहीं मतलब 25-27 साल का, तो लेट्स से कोई भी 10 ईयर रोलिंग पीरियड में अप्रोक्सीमेटली जो मैक्सिमम रिटर्न आया है हैज बीन इन द रेंज ऑफ अराउंड 23%। जो मीडियम रिटर्न है अराउंड 13-14%, आपने बिल्कुल सही कहा। और जो सबसे लो रिटर्न आया है एनी 10 ईयर साइकिल में वो रहा है 4% CAGR। तो अपन कहते हैं ना कि यदि आपको कंफर्ट है कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी में आप बिलीव करते हैं, यदि आपको ये कंफर्ट है कि अपनी जो GDP है जो यहाँ से कई गुना बढ़ेगी इन द नेक्स्ट लेट्स से 10 ईयर्स 15 ईयर्स टाइम पीरियड, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है जहाँ पे आप पैसिव वे में विदाउट एनी ह्यूमन बायस निवेश कर सकते हैं एक लो कॉस्ट ETF में। ओके, तो यानी मान के चलें कि कोई भी एक्सपोजर अगर इसमें ले रहा है तो एटलीस्ट लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चले, 5 साल 7 साल तो एटलीस्ट दे इसके ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने के लिए। बिल्कुल दीपाली जी, डेफिनेटली इन जनरल जैसे कि आपके भी कई सारे शोज में मैं बहुत बार देखता हूँ, तो जो आप एक अच्छे वे में ब्रिंग आउट करते हैं कि निवेशक को बहुत डिसिप्लिन वे में जब भी इक्विटी बाजार में या कमोडिटी बाजार में निवेश करे तो एक हद तक अपने गोल्स को लॉन्ग टर्म लेके ही चलना चाहिए। तो आपने बिल्कुल सही कहा, मे बी 7 ईयर्स 10 ईयर्स टाइप हॉराइजन लेके ही आपको चलना है। ओके, अच्छा, मार्केट वॉलेटिलिटीज हो या फिर डाउन टर्न्स हो, उस दौरान किस तरीके से ये फंड इंसुलेटेड हो सकता है या किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, या फिर कुछ हेजिंग इस फंड के थ्रू, इस ETF के थ्रू होगी? क्या एग्जैक्टली अप्रोच रहेगी स्पेशली मार्केट वॉलेटिलिटीज या डाउन टर्न्स को मीट करने के लिए? बहुत बढ़िया दीपाली जी, क्योंकि देखिए अब ट्रेंडिंग मार्केट में तो मान लीजिए जैसे आपने कहा 14% या उसके बदले कभी 15 आ गया कभी 13 आ गया, तो निवेशक को लगा चलो ठीक है अब अच्छा ही रिटर्न आ रहा है, थोड़ा प्लस माइनस। जब भी डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है या वॉलेटाइल मार्केट है तभी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मेरे हिसाब से अपन कहें ना कि क्योंकि ये लार्ज कैप बायस्ड है, मतलब कि टिपिकली 80-85% हैज ऑलवेज बीन इनटू लार्ज कैप्स, तो कुछ हद तक जब भी गिरता मार्केट हो तो एक कहे ना कि एक कुशन मिल जाता है कि भाई नहीं लार्ज कैप ओरिएंटेड है, देश की सबसे बड़ी और अच्छी स्टेबल कंपनी है वो ये पोर्टफोलियो में इनकॉर्पोरेटेड रहेगी, तो एक ये मान सकते कि डिक्लाइनिंग मार्केट में थोड़ा बहुत ये कुशन देगा, थोड़ा बहुत डाउनसाइड में प्रोटेक्शन के लिए बेनिफिट देगा। एंड एट द सेम टाइम कुछ हद तक जब भी शार्प अपवर्ड मूव चल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि दीपाली जी पोस्ट द पेंडेमिक, मतलब जब भी अपवर्ड मूव आया तो उस वक्त पे लेट्स से जो जिस हिसाब से रिटर्न्स प्रोफाइल आए, तो इसमें थोड़े बहुत मिड कैप्स भी एक्सपोजर है, तो थोड़ा अपसाइड में भी काफी हद तक मिड कैप का जब भी रैली चल रहा है तो वो एक अपने को बेनिफिट दे सकता है। तो उस तरह से यस डेफिनेटली डाउनसाइड के वक्त यदि अगर ब्रॉड मार्केट डाउन हो रही है तो बिकॉज प्रीडोमिनेंटली इसमें लार्ज कैप है, थोड़ा अपने को बफर रहेगा। यदि अगर मार्केट सिर्फ फोकस्ड ऑन मिड एंड स्मॉल कैप खराब चल रही है तो उस वक्त ये इंडेक्स थोड़ा खराब रिटर्न देगा, क्योंकि इसमें 15 से 20% आपके मिड कैप्स होंगे, और यदि मिड कैप्स का खराब साइकिल चल रहा है तो डेफिनेटली इट विल रिजल्ट इनटू मोर शार्पर डाउनफॉल डाउनसाइड इन इस पर्टिकुलर ETF में। तो दोनों तरफ से यदि आप निवेश कर रहे हैं तो आपको एक तरह से सतर्क, एक क्लियरिटी रहना जरूरी है। ओके, अच्छा, कुछ रिस्क भी हैं क्या जो इन्वॉल्व हैं इस ETF के थ्रू, जो कि इन्वेस्टर्स को जानना जरूरी है? देखिए सबसे बड़ा रिस्क तो है इसमें वही है कि ये इक्विटी प्रोडक्ट है, तो इक्विटी ओरिएंटेड जो रिस्क है बाजार के उतार चढ़ाव रिलेटेड, वो आपको जरूर देखना है। दूसरा ये रिस्क है कि क्योंकि इसमें मिड कैप्स का भी फ्लेवर आ जाता है, तो दो अपन के कि माइट भी आप इसको एक कोर एलोकेशन समझ के कर सकते हैं
कि लॉन्ग टर्म के लिए आपका निवेश के लिए अच्छा हो गया, बट यस डेफिनेटली बिकॉज इसमें थोड़ा बहुत कहें ना कि मिड कैप्स का भी एक्सपोजर है। तो इसमें जब भी मिड कैप्स खराब चल रहे हैं तो ये डेफिनेटली थोड़ा डाउन हो सकता है, वो एक रिस्क लेके अपने को चलना है। उसके अलावा मेरे ख्याल से जो स्टैंडर्ड रिस्क जो होते हैं वो तो रहेंगे ही, बट ये दो एक इम्पोर्टेंट रिस्क एलिमेंट ध्यान में रखना जरूरी हो जाएगा। ओके अच्छा, रिस्क टेकिंग एपेटाइट और डाइवर्सिफिकेशन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहाँ प्लेस करते हैं इस MSCI इंडिया इंडेक्स ETF को? देखिए मेरे हिसाब से ये कोर एलोकेशन में, मतलब वो रिस्क और रिटर्न के एंगल में एकदम कोर एलोकेशन में मैं इसको प्लेस करूंगा कि बहुत ज्यादा फैंसी आइटम नहीं है कि कुछ कुछ हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो वेरी वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर को एक स्लाइस सिर्फ चाहिए कि मुझे एक मोमेंटम ड्रिवन एक स्टाइल चाहिए या मुझे मतलब लो वॉलेटिलिटी चाहिए। ये वैसा नहीं है, ये ब्रॉडली प्लेन वनीला है। अपन एक तरह से सोच सकते हैं दीपाली जी की मान लीजिए आज लंच करने जाना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो अपन बोलेंगे ना प्लेन वनीला सिंपल एक दाल चावल का क्विक लंच करके मैं रिटर्न डेस्क पे मेरे आ जाऊंगी। तो कोर टाइप का ये एलोकेशन है, ना कि एक बोले ना कि नहीं आज मुझे बहुत टाइम है और मैं मस्त एक इटालियन रेस्टोरेंट में जाना चाहती हूँ और वहाँ पे एक अपन अच्छे से एक वो लाइव काउंटर वाला कुछ एक वो बनवाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये कोर एलोकेशन में फिटिंग होगा, जो आपने चार्ट में अगर ऑप्टिकली इफ आई थिंक ऑफ के भाई रिस्क एंड रिटर्न एंड ऑब्जेक्टिव के हिसाब से फिटिंग के हिसाब से वैसा रहेगा। ओके अच्छा, एक सवाल और मान के चले कि मैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ, किसी भी इंडेक्स को ना तो नीचे आंका जा रहा है या किसी को ऊपर, अगर एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाई चूज MSCI इंडिया इंडेक्स ETF वर्सेस निफ्टी 50 और निफ्टी 100 और सेंसेक्स और FTSE इंडिया? बहुत बढ़िया दीपाली जी, और जो मैंने पहले कहा, और देखिए ये अभी जो एग्जांपल लिया अपन ने लंच का, उसी को मैं कंटिन्यू रखता हूँ 1 मिनट के लिए, फिर मैं एग्जैक्ट रिस्पॉन्स भी दे दूंगा कि अलग अलग समय पे अपने को अलग अलग नीड रहेगी, मतलब तो अपन कह सकते हैं कि भाई हाँ एक तरह से आपको जो 50 स्टॉक इंडेक्स जो है, जो 30 स्टॉक इंडेक्स है, वो भी आपका स्टेपल डाइट है, मतलब कि हाँ मेरे रोटी सब्जी दाल चावल है, वो इसमें रोटी सब्जी दाल चावल है। यदि कोई जो निवेशक हो, कोई जो लंच में साथ में जा रहे हैं, बोले कि मैं तो मतलब आजकल अभी वो मुंबई मैराथन का ट्रेनिंग स्टार्ट किया है, तो थोड़ा नॉनवेज फूड भी मुझे ऐड करना है मेरे डाइट में, डॉक्टर ने बोला, बट स्टेपल डाइट ज्यादा मेरे को भी फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं जाना है, तो रोटी सब्जी दाल चावल के साथ एक कुछ नॉनवेज जिससे मेरे को प्रोटीन इंटेक ज्यादा बढ़ जाए फॉर एग्जाम्पल, तो वो हिसाब से ये एक इंडेक्स हो सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा हद तक मिड कैप एक्सपोजर आ गया। तो दूसरे अपन 30 स्टॉक 50 स्टॉक जो बेलवेदर इंडेक्सेस बोले आपने, उस सबके ऊपर भी मेरे भी सबसे क्लोज करीबी बिजनेस पार्टनर है, मेरे भी उसके ऊपर इंडेक्स फंड और ETF एग्जिस्टिंग है आपको आपके व्यूअर्स को निवेश करने के लिए। बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि प्लेन वेनिला भी है, स्टेपल है, बट थोड़ा एलिमेंट ऑफ मिड कैप एक्सपोजर भी इसमें आ जाता है। तो अपन कहें ना कि थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा वेटेज में डिफरेंट, क्योंकि वो फॉरेन इंक्लूजन फैक्टर भी इसमें आ गया, थोड़ा मिड कैप्स का एक्सपोजर आ गया, तो उसके चलते स्लाइट डिफरेंशिएशन इसमें आ गया है। ओके तो चलिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें बताई MSCI इंडिया इंडेक्स ETF के बारे में। आमतौर पे हम काफ़ी फंड्स की बात करते हैं शो में, लेकिन ये डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ETF है, और लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स में तो एक्सपोजर मिलता ही, और एक जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट आपको इसमें मिल रहा है इस ETF के थ्रू, जो कि अनिल जी ने क्लियरली मेंशन भी किया, वो है जो एक्सपेक्टेशंस है पोटेंशियल रिवाइवल की ग्लोबल इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स में टुवर्ड्स इंडिया। अगर ग्लोबल फ्लोज आना शुरू हुए तो शायद परफॉर्मेंस इसकी और बेहतर होती हुई दिखाई देगी, लेकिन वर्सेस दूसरे इंडेक्स फंड यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क जो है वो बेहतर मैनेज होता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि जो MSCI इंडिया इंडेक्स है वो काफ़ी बड़ा कॉम्पोजिशन उसमें है अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स, स्टॉक्स, मार्केट कैप साइज के हिसाब से भी। थैंक यू अनिल जी शो में आने के लिए और इस फंड की इस ETF की तमाम डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच दीपाली जी। आपने आपके शो का ये खासियत है, एंड के जो 2 मिनट रहते सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं और आप बहुत बढ़िया से समराइज कर देते, थैंक यू वेरी मच। मैं आज तक की कोई सेल्स पिच में इतना अच्छे से समराइज नहीं कर पाया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनिल जी। इन
इस अप्रिसिएशन के लिए जो आपने बोला, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।